हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने टारगेट विथ विनय यूट्यूब चैनल पर। 5 नवंबर की महत्वपूर्ण खबरों की तरफ आपको हम अवगत करा रहे हैं। ठीक है, आज आप लोगों के सामने कुछ खेल से संबंधित और फिर उसके बाद समझौते से संबंधित कुछ जो महत्वपूर्ण सुर्खियां हैं उसको कवर करने का प्रयास किया गया है। और ये सीरीज़ जो है आर 2023 और यूपीपीसीएस 2024 तथा जितने भी वन डे एग्ज़ाम है सभी के लिए उपयोगी साबित होंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो देखिए, आज की न्यूज़ सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है कि 2024 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप, ठीक है, ये किसकी मेज़बानी में होगा? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए की मेज़बानी में होगा 2024 का टी20 विश्व कप। ठीक है, ये चीज़ें आप लोग अच्छे से याद रखते चलिए। जैसे 2022 का भी जो पिछला संस्करण हुआ है उसकी मेज़बानी ऑस्ट्रेलिया किया था, तो उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2024 की मेज़बानी कौन करेगा। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए हो रहा है क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के साथ साथ यूएसए जो कि पहली बार मतलब टी20 का मेज़बानी कर रहा है या क्रिकेट की मेज़बानी में वो पहली बार शामिल हुआ है। इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसकी मेज़बानी किसके किसके द्वारा किया जा रहा है? वेस्ट इंडीज़ और यूएसए के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, और ये आईसीसी पुरुष टी20 का ये 9वां संस्करण है, ये याद रखिएगा। और इसमें कुल 20 टीमें शामिल हैं। और ये न्यूज़ में अभी हाल में इसलिए आया क्योंकि इसके लिए ओमान और नेपाल ने क्वालिफाई कर लिया है। ठीक है, इसलिए ये न्यूज़ में आया है, इसलिए हमने इसको शामिल किया है आज के करंट अफेयर की सीरीज में। और बात कर लेते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का गठन कब हुआ था? 15 जून 1909 को। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दुबई यूएई में है, यानी संयुक्त अरब अमीरात में है। ठीक है, अगले इसी से क्रिकेट से संबंधित कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। जैसे ये पुरुष का टी20 आईसीसी पुरुष टी20 की मेज़बानी जैसे वेस्ट इंडीज और यूएसए कर रहे हैं, तो ये 2024 की करेंगे। तो 2026 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो 2026 का भारत कर रहा है। ठीक है, कौन कर रहा है? 2026 का भारत के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, इस चीज़ को समझते चलिए। ठीक है, 2026 की मेज़बानी भारत एवं श्रीलंका करेंगे। ठीक है, पुरुष टी20 की बात हो रही है, इसको याद रखिएगा। और 2028 की टी20 पुरुष टी20 आईसीसी का कौन करेगा? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करेंगे। और 2030 का इंग्लैंड और आयरलैंड स्कॉटलैंड तीनों संयुक्त रूप से करेंगे। ये तो हो गया कि आईसीसी टी20 का आयोजन किसके द्वारा कहाँ पे किया जा रहा है उसके बारे में। अभी अभी भारत में देख रहे होंगे कि 50 ओवर का विश्व वर्ल्ड कप 2023 चल रहा है, जिसकी मेज़बानी कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। जिसमें देख रहे हैं लगातार कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर रहे हैं भारतीय प्लेयर। तो उसी की बात कर लेते हैं कि 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो 2023 की मेज़बानी भारत कर रहा है, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। और 2027 के विश्व वर्ल्ड कप का कौन करेगा? दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया करेंगे। और 2031 का पुनः भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से मेज़बानी करेंगे। ये चीज़ें आप लोगों को याद रहेंगी। ठीक है, फिर बात कर लेते हैं 2025 का आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफी। ठीक है, क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, उस टी20 आई ही है, इसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है 2025 का। और 2029 का जो है कि भारत मेज़बान कर रहा है। तो उम्मीद है कि इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ रही होंगी। अगर आप लोग क्रिकेट के फ़ैन होंगे तो आप लोग देख रहे होंगे कि लगातार मोहम्मद शमी कितना न्यूज़ में बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए अगले अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ठीक है, इसकी ये क्योंकि इसका दूसरा संस्करण ही है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत ही 2022 से हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व की शुरुआत कब से हुई है? 2022 से हुई है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की 41वीं सभा एक आयोजित हुई थी यूएई में, वहीं से इसको मनाए जाने का शुरुआत किया गया है। ठीक है, बात करते हैं कि कुल विश्व में कितने, यूनेस्को के द्वारा बताया गया कि विश्व में 138 देशों में 738 बायोस्फीयर रिजर्व हैं। ठीक है,
जिनमें से 18 भारत में हैं। कितने भारत में कितने हैं? 18 हैं। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भारत का, कि भारत में कितने हैं, तो 18 हैं टोटल। और कितनी वर्ग भूमि पे भारत का जो 18 बायोस्फीयर रिजर्व हैं वो कितनी भूमि फैले हुए हैं? 60,000 वर्ग किलोमीटर की भूमि पे फैले हुए हैं। ठीक है। और अगर हम लोग बात करते हैं भारत की पहले बायोस्फीयर रिजर्व की बात करते हैं, तो आप नीलगिरी के पहाड़ियों के बारे में सुने होंगे। ठीक है। तो आपका याद रहना चाहिए कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल तक फैले नीलगिरी के नीले पहाड़, ये भारत के पहले बायोस्फीयर हैं। ठीक है, भारत का पहला बायोस्फीयर है। ठीक, तो ये उम्मीद है कि ये पॉइंट आपको याद हो जाएगा अच्छे से, कि भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ, जो कि कितने राज्यों में फैली हुई हैं? 3 राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल में। ठीक है। और भारत के सबसे बड़े अगर बायो रिजर्व की बात कर लें, ठीक है, भारत का सबसे अगर बड़ा कोई है, ये तो पहला हो गया नीलगिरी की पहाड़ी। और भारत का सबसे बड़ा अगर बायोस्फीयर रिजर्व आपसे पूछता है, तो कच्छ की खाड़ी, जो कि गुजरात में स्थित है, ये भारत का सबसे बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। और अगर भारत का सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व पूछता है, तो डिब्रू सैखोवा, जो असम में है, वो आपका सबसे छोटा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, भारत का। ये चीज़ें आप लोगों को उम्मीद है कि क्लियर हो गई होंगी। अगर हम लोग बात करते हैं कि बायोस्फीयर होता क्या है, तो बायोस्फीयर की बात करते हैं तो बायोस्फीयर एक ऐसा रिजर्व संरक्षित क्षेत्र है जहाँ पे क्या होता है, पौधों और जानवरों के संरक्षण का कार्य किया जाता है। और न केवल वनस्पति और जीव जंतु, बल्कि मनुष्य भी अपनी आजीविका गतिविधियों के लिए इन्हीं सांस्कृतिक क्षेत्रों पर निर्भर करते हैं। ये चीज़ें आप लोग समझिएगा कि बायोस्फीयर एक ऐसा संरक्षित क्षेत्र होता है जहाँ पौधों और जानवरों का संरक्षण किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझ में आ गई। और बायोस्फीयर पे केवल मनुष्य ही नहीं, केवल जीव जंतु ही नहीं, पेड़ पौधे ही नहीं, हम लोग भी डिपेंड करते हैं पूरी तरीके से बायोस्फीयर रिजर्व पे, इसीलिए लगातार इस पे कार्य किया जा रहा है। ठीक है, अब चलते हैं। देखिए, एक बहुत पीएम मोदी से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ आई है, तो समझने की कोशिश करिए कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट, ठीक है, एसएसटी, मतलब इसका शॉर्ट फॉर्म होगा एसएसटी। ठीक है, उस ट्रस्ट का पीएम मोदी को अध्यक्ष चुना गया है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट यानी एसएसटी का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है, तो नरेंद्र मोदी को चुना गया है। ठीक है, एसएसटी एक धार्मिक धर्मार्थ ट्रस्ट है। ठीक है, जो गुजरात के वेरावल के पास सोमनाथ मंदिर है, ठीक है, वहीं पे स्थित है। और श्री सोमनाथ ट्रस्ट जो है उसी के द्वारा इसका प्रबंधन किया जाता है, और वो सोमनाथ मंदिर के मालिक हैं। ठीक है, और एक न्यूज़, इसका कार्यकाल में परिवर्तन हुआ है, इसी बार परिवर्तन हुआ है। तो ये याद रखिएगा कि श्री सोमनाथ ट्रस्ट का जो पहले कार्यकाल होता था अध्यक्ष का, वो 1 वर्ष का होता था, लेकिन उसमें परिवर्तन करके अब कितना कर दिया गया है, 5 वर्ष कर दिया है। ये भी आपके एग्ज़ाम में पूछने लायक क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले न्यूज़ पे। देखने की प्रयास करिए कि भारत राजनयिक सुरेंद्र अधाना, ठीक है, भारत के राजनयिक सुरेंद्र अधाना को प्रशासनिक और बजटीय प्रश्नों पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में, ये याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में सेवा के लिए फिर से चुना गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि किसको चुना गया है, संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में भारत की तरफ से सुरेंद्र अधाना को चुना गया है। ठीक है, और इनका कार्यकाल कब से रहेगा सुरेंद्र अधाना का, तो सुरेंद्र अधाना का जो कार्यकाल है 2024 से 2026 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र की जो हमारी वर्तमान स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है, तो रुचिरा कंबोज हैं। ये चीज़ें याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा भी। ठीक है, तो भारत की स्थायी प्रतिनिधित्व कौन है संयुक्त राष्ट्र में, रुचिरा कंबोज हैं। और अगर संयुक्त राष्ट्र के गठन की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था, और संयुक्त राष्ट्र दिवस भी 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये बात आप लोग को पता होनी चाहिए। और मुख्यालय इसका कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। और टोटल सदस्य संयुक्त राष्ट्र में कितने हैं, 193 हैं। और इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं, जो कहाँ के हैं, पुर्तगाल के। एक बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि एंटोनियो गुटेरेस किस देश के रहने वाले हैं,
पुर्तगाल के। और संयुक्त राष्ट्र में जो 193 देश सम्मिलित हैं उसमें दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम अभी शामिल है, 193वां देश के रूप में शामिल है। तो आप लोगों को ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति में भारत की तरफ से कौन चुना गया है, तो सुरेंद्र अधाना को चुना गया है। और हमारा स्थायी प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है संयुक्त राष्ट्र में, रुचिरा कंबोज कर रही हैं। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं एक एग्रीमेंट की। ठीक है, दो एग्रीमेंट आए हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत और इटली के मध्य, ठीक है, किसके किसके मध्य हुआ है, भारत और इटली के मध्य। किस लिए हुआ है, श्रमिकों और छात्रों के प्रवासन साझेदारी समझौता के लिए। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ये होगा कि इटली के श्रमिक और भारत के जो श्रमिक और भारत के छात्र, इटली और इटली के छात्र, ये दोनों के मतलब दोनों को एक दूसरे के देश में बढ़ावा देने के लिए, प्रवासन के लिए क्या किया गया है, समझौता किया गया है। ठीक है, उनको सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, उनको गुणवत्तापूर्ण चीज़ें उपलब्ध कराई जाएंगी, इसके लिए समझौता किया गया है। असल में अभी हाल फिलहाल में हमारे देश के विदेश मंत्री जो हैं एस जयशंकर, ठीक है, वो दो देशों की यात्रा पे गए हुए थे। एक तो इटली की यात्रा पे तथा दूसरा पुर्तगाल की यात्रा पे। तो उसी दौरान इन्होंने ये समझौता किया है। ठीक है, और यूरोपीय देशों में इटली जो में सबसे यूरोपीय देशों में अगर बात करें सबसे ज़्यादा अगर हमारे भारत देशों का प्रवासन कहीं हुआ है भारत देश के व्यक्तियों का, तो वो यूके में हुआ है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर नीदरलैंड में और तीसरे नंबर पे इटली में। ये भी एक बार का स्टैटिक में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस देश के द्वारा मतलब किन दो दिनों आपसे पूछ सकता है कि हाल ही में किन दो देशों के बीच में प्रवासी साझेदारी समझौता हुआ है। तो ऑप्शन में दिया रहेगा भारत और इटली, तो आप वही ऑप्शन को चूज़ करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि भारत तथा यूएई ने छात्रों और संकायों के लिए शैक्षिक सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता किया है। तो हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, और स्किल डेवलपमेंट के भी मतलब मंत्री हैं, इन्हीं के द्वारा किया गया है कि अब मतलब भारत के जो छात्र होंगे और यूएई के जो छात्र होंगे उसके आपसी तालमेल से किस प्रकार शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ावा दिया जाए। तो उसके लिए समझौता किन देशों के बीच हुआ है, तो भारत और यूएई के बीच हुआ है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट याद रखिएगा कि छात्रों और संकायों के लिए शैक्षणिक सहयोग साझेदारी किसके साथ हुआ है, तो भारत और यूएई के बीच हुआ है। और भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी मतलब समझौता ये किया है, और उन्हीं के समकक्ष यूएई के अहमद अल फलासी के मध्य ये समझौता हुआ है। ठीक है, किन दोनों लोगों के बीच हुआ है, तो भारत के शिक्षा मंत्री और यूएई के उनके धर्मेंद्र प्रधान के समकक्ष रहे हुए अहमद अल फलासी के मध्य ये समझौता हुआ है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी वन लाइनर है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अडानी न्यू इंडस्ट्री ने किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन स्थापित किया है, तो ये गुजरात में। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का सबसे बड़ा पवन टरबाइन किस राज्य में स्थापित किया गया हाल ही में, तो वो गुजरात हो जाएगा। और पूछ लेगा कि भारत के सबसे बड़े पवन टरबाइन की स्थापना किस कंपनी के द्वारा किया गया, तो अडानी न्यू इंडस्ट्री कंपनी के द्वारा इसकी स्थापना किया गया है। उम्मीद है कि ये बातें आपको समझ में आई होंगी। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखिए आरबीआई ने अभी क्या किया है कि आरबीआई ने 3 बैंकों पर जुर्माना लगाया है। ठीक है, आरबीआई ने अभी फ़िलहाल में 3 बैंकों पर जुर्माना, 4 बैंकों पे टोटल, ठीक है, 4 बैंकों पर जुर्माना लगाया। एक बार यहाँ से प्रश्न बना था कि किस कारण की वजह से जुर्माना लगाया गया है, इसलिए हम इस न्यूज़ को शामिल किए हुए हैं। ठीक है, तो याद रखिए आरबीआई ने पीएनबी और फेडरल बैंक, ठीक है, आरबीआई ने पीएनबी, फेडरल बैंक, मर्सिडीज फाइनेंशियल सर्विसेज बैंक और कोसामटम फाइनेंशियल लिमिटेड बैंक, इन 4 बैंकों पर भी हाल फिलहाल में जुर्माना लगाया है। तो राशि भी याद आपको रखनी चाहिए कि कितने लाख रुपए के जुर्माना लगाया गया है। 72 लाख का पीएनबी पे, फेडरल बैंक पे 30 लाख, 10 लाख का मर्सिडीज फाइनेंशियल सर्विसेज पे और कोसामपट्टम फाइनेंस लिमिटेड पे 13.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अब बात कर लेते हैं कि ये जुर्माना
किस कारण से लगाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये जुर्माना आरबीआई के द्वारा किस कारण से लगाया गया है। तो पीएनबी पे जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि ये ग्राहकों को सेवा संबंधी जो रूल होते हैं ग्राहक के ना, आरबीआई जो बनाता है उस रूल को, और जो अग्रिम पर ब्याज दर की बात आरबीआई के द्वारा रूल बनाया गया है, उसका न पालन करने के कारण पीएनबी पे ये जुर्माना लगाया गया है 72 लाख रुपए का। ठीक है, और उसी तरीके से फेडरल बैंक पे भी 30 लाख का जुर्माना लगाया गया है केवाईसी मानदंड का उल्लंघन करने पर। ठीक है, और मर्सिडीज फेडरल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है उसके ऊपर केवाईसी दिशा निर्देश जो 2016 का है उसके उल्लंघन के कारण इस पे भी लगाया गया है 10 लाख का जुर्माना। और कोसामटम फाइनेंस लिमिटेड पर जो है 13.38 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है नियमावली को न मानने के कारण आरबीआई के। ठीक है, और आरबीआई की स्थापना की बात कर लेते हैं कुछ स्टैटिक पॉइंट की। तो आरबीआई की स्थापना आपको पता है कि 1934 के अधिनियम के तहत 1 अप्रैल 1935 की स्थापना होती है कलकत्ता में ही, लेकिन बाद में 1937 में इसका मुख्यालय चेंज करके मुंबई कर दिया गया। ठीक है, और आरबीआई का आप लोगों को पता है कि इसका राष्ट्रीयकरण 1 जुलाई 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, ये चीज़ें आप लोगों को क्लियर है। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। तमिलनाडु सरकार हर साल क्या करेगा? 3 नवंबर को राजा चोल जयंती मनाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से कहेंगे कि अगर आप लोग इस चीज़ को मिस मत करिएगा, आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। ये वनडे एग्जाम से लेके बड़े एग्जाम तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि किस सरकार के द्वारा राजराज चोल जयंती मनाने की घोषणा की गई है। तो वो तमिलनाडु सरकार के द्वारा की गई है, और कब मनाया जाएगा? तो 3 नवंबर को मनाया जाएगा। ठीक है, फिर एक बाजी राउत राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट जो हुआ है उसका उद्घाटन कहाँ किया गया? उड़ीसा में। आपको पता है भारत का सबसे बड़ा फुटबॉल टूर्नामेंट, फुटबॉल स्टेडियम कहाँ बन रहा है? वो भी उड़ीसा में ही बन रहा है। और आपको पता है 2023 के फुटबॉल जो विश्व कप हुआ है, फीफा विश्व कप, उसका भी कहाँ पे हुआ है? उड़ीसा के राउरकेला के कालिंजर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों से को याद होनी चाहिए कि क्या क्या चीज़ें उड़ीसा में हुई हैं। ठीक है, फिर एक मनाया गया है गंगा उत्सव। ठीक है, जो गंगा उत्सव का ये 6ठा संस्करण मनाया गया है, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो जो केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी हैं उनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है गंगा उत्सव का। और ये मनाया कहाँ गया है गंगा उत्सव? नई दिल्ली में। इसका मनाने का जो उद्देश्य है, नदियों के महत्व को उजागर करने के लिए जो कार्य हो रहे हैं उसके जश्न के रूप में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, सेम एक क्वेश्चन वन लाइनर में और देख लीजिए कि भारतीय सेना ने कहाँ पुष्पांजलि समारोह आयोजित किया। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारतीय सेना के द्वारा किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में पुष्पांजलि समारोह का आयोजन किया गया? तो जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में इसका आयोजन किया गया पुष्पांजलि समारोह का। किसके द्वारा? भारतीय सेना के द्वारा। ठीक है, अगले प्रश्न पे देख लेते हैं। पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन है। ठीक है, ये पहला है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस चीज़ को आप लोग समझिएगा। ठीक है, पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन की बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा इसकी अध्यक्षता किया गया है। नरेंद्र सिंह कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री हैं। ठीक है, इन्हीं के द्वारा पहली राष्ट्रीय प्राकृतिक कृषि मिशन बैठक की अध्यक्षता की गई है। आप लोगों को अगर ये सीरीज़ पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले। और ये सीरीज प्रतिदिन आपको शाम को 5 से 7 के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये जितना अच्छा रिस्पांस रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और आप लोगों के लिए इतना मेहनत करके अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।